तो इतने साल के अंतराल में कि आप कब से तैयारी कर रहे थे, कब आपने तैयारी स्टार्ट करी और कितना समय आपको यहाँ पर इस पद पर चयन होने में लगा? एक 2-4 महीने हमने कॉल सेंटर में भी जॉब और कोचिंग मैंने आज तक कभी नहीं किया। आप पीसीएस, अपर पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तब आपका आरोप हुआ या आप प्रॉपर ग्रुप सी के स्टूडेंट हैं? क्योंकि आज तक मैं पीसीएस का फॉर्म मैंने नहीं भरा है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप प्रॉपर ग्रुप सी के स्टूडेंट और आपने रैंक 1 लाई है विदाउट मतलब ये पीसीएस कंसीडर करें? शुरुआत में मैंने पढ़ने की कोशिश की थी तो मेरे से हो नहीं पाया था, तो मैंने फिर वो छोड़ दिया था। तो आप ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए कि अगर आपका वीडियो कोई अगर फ्रेशर भी देख रहा हो या कोई नया जो पुराना स्टूडेंट देख रहा हो वो भी देख रहा हो, तो उसको एक ऐसी गाइडेंस मिले कि उसे कहीं ना भटकना पड़े, आपका वीडियो देखकर वो तैयारी करे और उसका सिलेक्शन हो जाए। परीक्षा वाणी पढ़ी थी। परीक्षा वाणी को मैंने उस टाइम पे 2021 की बात बता रहा हूँ मैं, कम से कम मैंने 10 से 15 बार तो पढ़ी होगी। पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए मैंने लुसेंट जीके ही पढ़ी है। तो कुछ तो अलग आपने किया होगा, वो अलग अगर आप शेयर कर पाए हमारे व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल। उत्तराखंड में मैंने जितने भी एग्जाम दिए, मुझे हर एग्जाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूर बुलाया। इसमें मुझे एक किताब ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी, ये मैंने 2020 के टाइम पे पढ़ी थी। और यहीं पर जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो यहीं पर आपसे खेलते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप एक हफ्ते तक किताब ना भी पकड़ो, लेकिन ये 2 चीजें तो आपके पास कम से कम पहले होनी ही चाहिए। आपने किताब का जिक्र करा, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आज आप आरओ रैंक 1 लाए हैं तो कहीं ना कहीं उस किताब का बहुत बड़ा योगदान है आपके उसमें। हाँ। बीइंग टॉपर आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उत्तराखंड के लिए ग्रुप सी हो या पीसीएस हो, कि एक अगर हमें बेस बुक हो कि इस किताब को हमें पढ़ना ही है, इसके अलावा हमें 10 किताबें पढ़नी है, तो वो एक किताब कौन सी होगी? अगर आपके नंबर नहीं आ रही तो ये किताब का दोष नहीं है, किताब अपनी जगह पे सही काम कर रही है। उसको पढ़ने का तरीका अगर आप सुधारेंगे तो आप इंप्रूवमेंट हो सकता है। इसके लिए मैं जब पेपर में गया था तो मैं एक फॉर्मूला अपने मन से बना के गया था 90-30 का। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप लोअर पीसीएस में भी जाओगे तो 90-30 के फॉर्मूले से अगर आप करोगे तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। अगर मैं हफ्ते में पढ़ रहा हूँ तो एक दिन 4-5 दिन मैं पढ़ रहा हूँ और 1-2 दिन मेरा थकान मुझे लगती थी तो मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था। मैंने आज तक कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इस एग्जाम में निकल के मतलब मैं निकलूंगा या नहीं निकलूंगा। फिर मुझे बहुत सारे एग्जामों में निकलने के बाद पता लगता है कि इसमें ये फैसिलिटी रहती है, ये इसका लेवल रहता है, ये वो रहता है। मैं कभी उस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा आपकी बहुत अच्छी मुहिम है, आप सच में बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हो बच्चे। एग्जाम में तुम उनका निकालना तो टफ चीज़ ना, तुम उनको बहुत से मैच निकाल, मतलब जो उन्हें पूरा पाषाण काल का लग रहा नहीं तैयारी करनी है, उलम निकाल तुम लोगों को भाई ये ग्रंथ पढ़ो, ये किताब पढ़ो, क्या तो छोड़ने की जरूरत ना। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो के टॉपर्स पॉडकास्ट में एक और टॉपर आज मेरे बीच बैठे हैं, तो बहुत बेसब्री से इंतजार था आपका कि आरओ टॉपर का इंटरव्यू लाया जाए। तो आज मेरे बीच में प्रदेश भर में आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में अपना प्रथम स्थान सुनिश्चित करने वाले टॉपर मेरे बीच में बैठे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे माई टॉक शो पर। धन्यवाद मुकुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक मंच प्रदान करने के लिए जिसमें मैं अपनी बात को खुल के रख सकता हूँ जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपना आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका नाम है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और आपकी जो शिक्षा हुई है प्राथमिक स्तर से और आपकी ग्रेजुएशन लेवल तक। हाँ, मेरा वैसे मूल नाम है सुभाष सिंह बिष्ट। मैं अल्मोड़ा ज़िले से करीब 50-60 किलोमीटर दूर एक सेराघाट नाम की जगह है, वहाँ से उसी के पास मेरा नाली नाम का गाँव पड़ता है, उधर मेरी पैदाइश है। और मैं एक साधारण से बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पापा की कोई ऐसे कोई नियमित वो रोज़गार में नहीं है। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो मेरे गांव से ही हुई है। हाई स्कूल तक मैंने अपने गांव में ही पढ़ा है। जीआईसी बलूटा से मैंने 2010 में अपने गांव में मैंने हाई स्कूल किया है। उसके बाद मेरा इंटर हुआ था एआईसी अल्मोड़ा से, 2012 में मेरा इंटर हुआ था। इसके अलावा मैंने 2016 में मेरा सिविल इंजीनियरिंग से मैंने डिप्लोमा भी किया है। ये मेरी द्वारा आर्ट से मैंने पॉलिटेक्निक भी किया हुआ है जी। आप ये बताइए हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि सबका जानने की उत्सुकता रहती है, क्योंकि आपने बताया 2016 में आपका पॉलिटेक्निक हुआ, देन उसके बाद अभी 2025 में रिजल्ट आया, तो इतने साल के अंतराल में कि आप कब से तैयारी कर रहे थे, कब आपने तैयारी स्टार्ट करी और कितना समय आपको यहाँ पर इस पद पर चयन होने में लगा? 2016 में जब मैंने पॉलिटेक्निक किया था, उसके बाद मैं सिविल इंजीनियरिंग में मुझे लगा कि मुझे रोज़गार के अवसर तलाशने के लिए मैं बाहर गया हुआ था। भोपाल में मैं रहा करीब 1 साल और उसके बाद 2018 में मेरे कुछ दोस्तों का प्लान बना कि हम सिविल इंजीनियरिंग से जेई की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैं बीच में देहरादून भी आया था, 2018 की बात है। और मैंने उस टाइम पे एक 2-4 महीने हमने कॉल सेंटर में भी जॉब की और जेई की पढ़ाई करने की कोशिश की, पर वो बात बनी नहीं। और मुझे इतना समझ में आ गया था कि ये लाइन मेरे लिए नहीं बनी है, या फिर मुझे उतना एक इंटरेस्ट नहीं है। तो क्योंकि मुझे जीएस के सब्जेक्ट में शुरुआत से दिलचस्पी थी, इसलिए फिर मैंने 2019 में पहली बार मेरा रेलवे में एग्ज़ाम निकला था
और रेलवे में 2019 में मैं श्री वैष्णो देवी कटरा में मेरी पोस्टिंग हुई थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। वहाँ मैंने करीब 4 साल मैंने वहाँ जॉब की है। उसके बाद मेरा 2023 में कनिष्ठ सहायक उच्च शिक्षा में चयन हुआ है। अभी मैं कनिष्ठ सहायक उच्च शिक्षा के तौर पे काम कर रहा हूँ यहीं देहरादून में। जी, आपने ये बताया कि आपने रेलवे की जॉब करी, क्योंकि हम जैसा हमारे व्यूवर्स को पता है या सभी आप भी जानते हैं, सेंटर की तैयारी और उत्तराखंड की तैयारी करने में थोड़ा डिफरेंस है। आप पहले सेंटर की तैयारी करी, 4 साल आपने वहाँ जॉब करी, देन उस हेक्टिक शेड्यूल के बाद आपका कैसे मन बना कि मुझे उत्तराखंड की तैयारी करनी चाहिए और कैसे इस तरफ आ पाए? उत्तराखंड की तैयारी करने का मेरा पहले कोई ऐसा विचार इसलिए नहीं बन पाया था। करना तो मैं शुरू से ही उत्तराखंड की तैयारी चाह रहा था, लेकिन उस टाइम पे जैसे कि आपको पता है जो पुराने एस्पायरेंट है शायद उनको इस बात का नॉलेज होगी, क्योंकि एक लंबे टाइम तक उत्तराखंड में कोई पोस्ट नहीं आई थी। तो इसीलिए मैंने एक वैक्यूम आ गया था, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करने के लिए चला गया था। लेकिन उसके बाद भी मेरा उत्तराखंड का नहीं प्लान था। मैं नेट की तैयारी करना चाह रहा था, लेकिन किसी वजह से वहाँ बात बनी नहीं। और लकीली थोड़ा 2020 में एकदम से फॉर्म्स की बाढ़ आ गई थी इधर, अलग अलग टाइप के फॉर्म आ गए थे उत्तराखंड में। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब गाड़ी इधर को मोड़ते हैं। तो 2021 से मैंने उत्तराखंड की तरफ अपना वो किया। जैसा आपने बताया कि आपकी पोस्टिंग जो थी कटरा में थी, अब जम्मू कश्मीर आप रह रहे हैं और हमारे पहाड़ में या उत्तराखंड में कहीं एक मिथ है कि यार अगर आपको तैयारी करनी है तो देहरादून आना पड़ेगा, ऐसा माहौल चाहिए, आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको कैसे मोटिवेशन मिली कि यार मुझे यहाँ से तैयारी करनी है, और कैसे आपने स्टार्ट करा? जहाँ तक देहरादून आने और लाइब्रेरी ज्वाइन करने की बात है, मैंने दोनों चीज़ें नहीं की। इस बार आरओ मेंस की जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने पहली बार 2 महीने के लिए मैं लाइब्रेरी गया था। ये मेरा पहली बार था, और कोचिंग मैंने आज तक कभी नहीं किया। हाँ, मैंने एक टेस्ट सीरीज जरूर लिया था इस बार, एजुकेशन एकेडमी का टेस्ट सीरीज लिया था, और जो कि मैं ज़रूरी मानता हूँ, टेस्ट सीरीज लेना ही चाहिए। और कोचिंग के साथ मैं कभी कंफर्टेबल नहीं था। आपने बताया कि आपने कोचिंग नहीं करी। चलिए, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आप कहते हैं कि आप लिख देते हैं कि सेल्फ स्टडी कर कर, तो आपके सामने जो टॉपर बैठे हैं खुद वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि उन्होंने जो है एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी से निकाला है। तो बहुत सारे सवाल आपके द्वारा पूछे गए थे जब हमने अपने कम्युनिटी में डाला था कि आरओ के टॉपर हमारे पॉडकास्ट में आने वाले हैं। तो अगर आपके भी कोई सवाल रहते हैं, आने वाले जो टॉपर्स रहते हैं, उनसे आप नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, जैसा आप कह रहे हैं कि आपने 2021 से प्रॉपर तैयारी करनी शुरू करी, सबसे पहले रैंक 1 का आपने मतलब क्या मन में विचार था जब आप पेपर देकर आए थे? कैसा लग रहा था आपको रैंक 1? देखो, रैंक 1 का तो कोई, मुझे लगता है कि कोई सोच के नहीं आता रैंक 1। ये तो एक प्रोसेस होती है, अगर आप प्रोसेस सही तरीके से कर लेते हो तो फिर उसका परिणाम के रूप में निकलता है। और मैं दूसरी तरफ से ये भी मानता हूँ कि रैंक समीक्षा अधिकारी बनने के पीछे मेरी मेहनत और मेरी स्मार्ट अप्रोच को मैं दे सकता हूँ क्रेडिट। लेकिन रैंक 1 आना ये थोड़ा एक किस्मत की भी बात होती है, क्योंकि 400 नंबर का पेपर है, उसमें 5-10 नंबर आगे पीछे होने से कोई रैंक 1 हो जाता है तो कोई रैंक 20 हो जाता है। तो इसको मैं उतना बड़ा बात नहीं मानता। और जहाँ तक मैंने रैंक 1 के बारे में तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जी, ये बात भी सब व्यूअर्स को जानने की क्यूरियोसिटी है कि जैसा होता है अमूमन ये कहा जाता है कि जो पीसीएस की तैयारी करता है या फिर यूपीएससी की तैयारी करता है उसके लिए आरओ एक रिस्पेक्टफुल पोस्ट रहती है। तो क्या आप पीसीएस, अपर पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तब आपका आरओ में हुआ, या आप प्रॉपर ग्रुप सी के स्टूडेंट हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक मैं पीसीएस का फॉर्म मैंने नहीं भरा है। अनफॉर्चुनेटली शुरुआत से मेरी धारणा ऐसी रही है, जब भी मैं फॉर्म कोई सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे कौन सा फॉर्म भरना है, मैं ये देखता हूँ कि मुझे कितनी जल्दी किसमें जॉब मिल जाए। मैं ये थोड़ा क्राइटेरिया रखता हूँ। और जनरली मैंने जो पहले पीसीएस के एग्जाम होते थे वो जनरली 4 से 5 साल तक ले लेते हैं। तो इसलिए मेरी एक नेगेटिव धारणा बन गई कि यार मैं इतना लंबे टाइम तक किसी एक एग्जाम में इंगेज नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने पीसीएस की तैयारी पहले नहीं की। मतलब आज तक भी मैंने पीसीएस का फॉर्म नहीं भरा, लास्ट वाला ये वाला फॉर्म भी नहीं भरा। और अगर यहाँ पॉसिबली अगर सही तरीके से सब चीज़ होता है तो शायद मैं आगे भी नहीं भरूँगा। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप प्रॉपर ग्रुप सी के स्टूडेंट हैं और आपने रैंक 1 लाई है विदाउट मतलब ये पीसीएस कंसीडर करें? जी जी जी। चलिए, देखिए अब आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रुप सी का जो एक स्टूडेंट होता है उसको यही जानना होता है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो आगे आपसे बहुत सारी स्ट्रेटेजी हमारे टॉपर जो है शेयर करेंगे। सबसे पहले बताइए कि अब आपने इतनी बातें बताई दी हैं, एक हम देखते हैं कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है शुरू से वो टॉपर रहता है, तो क्या आपको शुरू से टॉपर की आदत थी? आप 10th-12th में आप कैसे स्टूडेंट थे? एवरेज स्टूडेंट थे या आप टॉपर शुरू से रहे? देखो, मैं गांव से पढ़ा हुआ हूँ और गांव में जो स्कूल होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। वहाँ मैं रैंक मतलब वहाँ फर्स्ट आता था, लेकिन मैं इसको इतना बड़ा उस तौर पे नहीं मानता। और जब मैं इंटर में मैंने AIC से किया था, वहाँ तो मेरी मामूली 61% है मेरी इंटर में। तो मैं ठीक ठाक ही रहा हूँ स्टूडेंट।
और लेकिन इतना है कि मतलब मुझे किसी सब्जेक्ट से डर नहीं लगता, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड का हो, साइंस हो, मैं किसी भी सब्जेक्ट से डरता नहीं। ये मेरी शुरुआत से है कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं इसमें कमांड बना सकता हूँ, तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। जी, देखिए किस तरीके से आपको बहुत यहाँ पर आपके जितने भी सवाल थे, मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे थे, तो उन सवालों पर हम बाद में आएंगे। पहले एक बेसिक इंटरव्यू हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, जो एक कॉमन सवाल है। तो स्टार्ट करते हैं हम अब इंटरव्यू की तरफ आगे चलते हैं। आप ये बताइए कि जब आपने 2021 में ग्रुप सी की तैयारी करी और आप अभी उच्च शिक्षा में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं, तो इस दौरान आपने जॉब करी, क्योंकि आरओ का फॉर्म 2023 लगभग का है, तो उसके बाद आप फिर से एक जॉब में आ गए। तो फिर से आपने अपना माइंडसेट कैसे डेवलप किया कि मुझे आरओ की तैयारी करनी है, और कैसे आप अपने आप को ये समझा पाए कि मैं ये तैयारी करूँगा और मैं निकाल भी लूँगा? आरओ के जब फॉर्म आए थे उसी वक्त जेई के भी फॉर्म आए थे हमारे, सिविल के जेई के। तो इतना तो मेरा था कि मैंने क्लियर माइंड बनाया कि मुझे इस तरफ नहीं जाना, जेई की तरफ, मुझे आरओ की तरफ जाना है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा उतना ज़्यादा मन था भी नहीं। मेरा एक दोस्त है सूरज बिष्ट करके, वो बीडीओ है अभी सोमेश्वर में, उसने मुझे काफ़ी फोर्स किया कि तू डिजर्व करता है कि तुझे तैयारी करनी चाहिए करके। तो फिर उसके कहने पे मैंने आरओ की तरफ ज़्यादा वो किया। और जहाँ तक ऐसी बात है कि मतलब इस एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम में शिफ्ट करना, तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर है। बस मुझे इतना था कि मुझे सब्जेक्ट पे और ज़्यादा थोड़ी बेहतर कमांड बनानी थी। मेरा बेसिक अप्रोच जो ग्रुप सी के टाइम पे पढ़ने का था, वही मेरा आरओ के टाइम पे भी था। तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ बड़ा परिवर्तन करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लगी। जी, हम आपकी स्ट्रेटेजी पर आएंगे। उससे पहले आपका जो रूटीन है और टाइम टेबल है उस पर बात करते हैं, क्योंकि कनिष्ठ सहायक की जॉब जैसे 10 से 5 की है, तो ड्यूटी जब आप यहाँ पर उच्च शिक्षा में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात हैं, तो कैसे आप टाइम निकालते थे पढ़ने का? क्या आपका शेड्यूल रहता था? और क्योंकि आप घर से बहुत दूर हैं, सोमेश्वर के आप रहने वाले हैं और देहरादून में आप कमरा लेकर रह रहे हैं, तो कैसे आपने तैयारी करी यहाँ पर और कैसे आपका टाइम टेबल रहता था? जी, पहले मैं थोड़ा करेक्ट कर दूँ, मैं सेराघाट से हूँ, बेसिकली बिलोंग करता हूँ। और जहाँ तक ड्यूटी के साथ मैनेज करने वाली बात है, तो एग्ज़ाम जो है बेसिकली 2 चरणों में हुआ था, प्री और मेन से। कंप्यूटर तो एक कंपलसरी टाइप का एग्ज़ाम होता है। तो प्री के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं पहले से ही मतलब इस तरह के एग्ज़ाम देता आया हूँ। तो हाँ, उससे पहले मैंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी दिया था, जो 2 महीने पहले एग्ज़ाम हुआ था। तो प्री के लिए मुझे कुछ खास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं हुई थी। और मेंस के लिए जहाँ तक जब तैयारी की बात आई, तो जाहिर सी बात है, ये वाला सवाल मतलब ये वाली कठिनाई मेरे सामने भी आई कि जॉब के साथ कैसे मैनेज करूँ। तो मैंने शुरुआत में मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, तो मेरे से हो नहीं पाया था, तो मैंने फिर वो छोड़ दिया था। मेंस के लिए मैंने कहा कि मुझे लास्ट टाइम पे, लास्ट के 3-4 महीने में मैं एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल बनाऊंगा, मैं तब जाके मैं आरओ की मतलब मेंस की तैयारी करूंगा। और फिर मैंने लास्ट के 2 महीने में अपनी सारी छुट्टियां मैनेज करके फिर मैं 2 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। उसमें मैं बीच में ऑफिस जाता था। फिर मैंने मेरे ऑफिस स्टाफ का काफ़ी ज़्यादा इसमें सहयोग रहा, उन्होंने वो किया। तो जहाँ तक ऑफिस के साथ तैयारी की बात है, ये काफ़ी मुश्किल होता है। जी, अब आते हैं हम डायरेक्ट जो मेन जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। शुरुआत करेंगे हम प्रीलिम्स से। जैसा कि आपको पता है प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, क्योंकि आप टॉपर हैं, सेल्फ स्टडी आपने की है, जॉब के साथ आपने निकाला है, तो बहुत आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि जितने हमारे व्यूवर्स होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए कि अगर आपका वीडियो कोई अगर फ्रेशर भी देख रहा हो या कोई नया जो पुराना स्टूडेंट देख रहा हो वो भी देख रहा हो, तो उसको एक ऐसी गाइडेंस मिले कि उसे कहीं ना भटकना पड़े, आपका वीडियो देखकर वो तैयारी करे और उसका सिलेक्शन हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे हम प्री के सिलेबस से। उत्तराखंड आपको पता ही है, उत्तराखंड आती है, जीएस आती है और रीजनिंग, करंट अफेयर, ये सब आप अपने हिसाब से बताइए कि कैसे सब्जेक्ट आपने कौन सा सब्जेक्ट आपने कैसे कवर किया, क्या आपकी बुक सोर्स थी और कैसे आप उनको पढ़ते थे। चलो ठीक है, मैं एक एक करके शुरू करने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहली बात है कि प्री और मेंस का जो हमारा जीएस का पेपर था वो कमोबेश एक जैसा था। बस उसका जब मेंस में जब हम जाते हैं, जीएस का लेवल थोड़ा हार्ड हो जाता है और प्री में थोड़ा कम रहता है उसका। तो इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जीएस के मतलब जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था तो मैंने पूरा उसके लिए अलग की तैयारी और प्री के लिए अलग की, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं प्री की तैयारी कर रहा था तो प्री में अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो शुरुआत से ही मैं, जैसे मैंने बताया कि मैंने 2021 में मैंने काफ़ी सही तरीके से तैयारी की थी। उस टाइम पे मैंने उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी पढ़ी थी। परीक्षावाणी को मैंने उस टाइम पे 2021 की बात बता रहा हूँ मैं, कम से कम मैंने 10 से 15 बार तो पढ़ी होगी। 10 से 15 बार मैंने उसका रिवीजन किया परीक्षावाणी का। इससे क्या होता है कि आपकी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा बेस कमांड बन जाती है। हाँ, लेकिन एक इतिहास वाला जो सेक्शन होता है, उत्तराखंड इतिहास, वो उसमें उतना अच्छे से नहीं है परीक्षावाणी में। इसके लिए मुझे एक उत्तराखंड इतिहास का मैंने एक कोर्स लिया था,
उनने वहाँ से मैंने उत्तराखंड इतिहास सही तरीके से प्रॉपर किया था। तो ये मेरा बेस था, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो मेरा सब्जेक्ट में कमांड बनाने का तरीका है। किसी भी सब्जेक्ट में मैं एक 2-3 स्टेप में कमांड बनाता हूँ, चाहे वो उत्तराखंड हो या जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं क्या करता हूँ कि पहले कोई भी एक बेस बुक चुनता हूँ। मेरे पास 2 टाइप के बुक्स रहती है, एक बेस बुक और एक एडवांस बुक। तो बेस बुक में मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी से छोटी किताब हो और जिसमें कम से कम पेज में बहुत मतलब पूरी कहानी समझाई हो, बहुत डीप में ना समझाई हो, लेकिन सारी कहानी उसमें प्रॉपर हो, और मैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करता हूँ। तो जो बेस बुक है मैं उसके 4 से 5 रिवीजन करने की कोशिश करता हूँ। तो इतना होने के बाद आपको एक सब्जेक्ट के बारे में बेसिक आइडिया लग जाता है और 40 से 50% उस सब्जेक्ट में कमांड बन जाती है आपकी। फिर उसके बाद जो बचा हुआ 50% है उसके लिए आपको फिर अदर चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है। जैसे उत्तराखंड के लिए मैंने एडवांस मटेरियल की अगर बात की तो यूट्यूब में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लगाए, 2021 के टाइम पे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा लगाए थे, तो उससे मेरी एक रिदम बना था। अब अगर मैं जीएस के सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैंने पॉलिटी और जियोग्राफी के लिए मैंने लुसेंट जीके ही पढ़ी है। तो ये मतलब, और प्री के लिए अगर बात करूँ तो लुसेंट ही मैंने पढ़ी, और मेंस के लिए अगर बात करूँ तो मैंने हिस्ट्री के लिए, जहां प्री में मैंने लुसेंट जीके पढ़ी थी, वहां मैंने मेंस में एक घटना चक्र की किताब आती है जीएस दृष्टि करके, वो मैंने हिस्ट्री के लिए पढ़ी थी। और अगर मैं अदर सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग बेसिकली जो प्री में आता है 50 नंबर मैथ्स रीजनिंग का आता है पोर्शन, ये मैं बेसिकली कंप्यूटर यूट्यूब पे ही इसके लिए डिपेंड था। यूट्यूब से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश की थी। और जनरल साइंस के लिए मैंने इससे पहले फॉरेस्टर का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। दोनों बार मेरा बस 1 आध नंबर से ही रुका था। तो फॉरेस्टर मतलब जनरल साइंस मेरी वैसे ही मजबूत थी, तो मैंने यूट्यूब के माध्यम से अपनी जनरल साइंस का रिवीजन किया था। और कंप्यूटर के लिए अगर मैं बोलूँ तो कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन करके एक किताब आती है जो बहुत बेस्ट किताब है। इस किताब से मैंने क्वेश्चन लगाए थे। इसके बाद मैंने यूट्यूब में एक प्रीति मैम है जो एग्जाम्पल में पढ़ाती है, उनके मैंने एमसीक्यूज लगाए। तो मैंने इस तरीके से बेस और एडवांस के बीच में संतुलन बना के मैंने सारे क्वेश्चन करने की कोशिश की थी। जी, आपने हर सब्जेक्ट बताया कि कैसे आपने पढ़ी थी। अब एक स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि आप जॉब के साथ पढ़ रहे हैं, तो एक मैं एक वर्ड समझता हूँ स्मार्ट वर्क, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव उनसे करना है आज की डेट में जो लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके बाद प्रॉपर 8 से 10 घंटे है पढ़ाई करने के, और उनके बीच में एक नौकरी वाला व्यक्ति तैयारी करता है और रैंक 1 भी लाता है। तो कुछ तो अलग आपने किया होगा, वो अलग अगर आप शेयर कर पाए हमारे व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल, मैं तो सबसे ज्यादा योगदान ही इसका मानता हूँ। बहुत सारे लोगों का, जब मैं रैंक 1 आया था तो मुझे मेरे रिश्तेदारों का बहुत जगह से कॉल आई थी। उनका ये कहना था कि तुमने काफी हार्डवर्क किया होगा तभी जाके किया। तो मैं इस बात को डिनाई करता हूँ। मैंने शुरुआत से भी जब मैंने पढ़ा था, मेरे लगभग मैंने, जैसे मैं उत्तराखंड की मैं तैयारी की भी बात करूँ, उत्तराखंड में मैंने जितने भी एग्जाम दिए, मुझे हर एग्जाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूर बुलाया। और कुछ एग्जाम में तो मैं निकल भी जाता, वो रद्द भी हो गए थे, जैसे वीडियो और फॉरेस्टर वाला, उसमें रद्द भी हो गए थे। तो मतलब मेरा हमेशा से जो तैयारी का तरीका था वो स्मार्ट अप्रोच पे ही बेस्ड था। स्मार्ट अप्रोच अगर हम बोलेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है कि हम सब्जेक्ट पे कमांड कैसे बनाते हैं, हम रिवीजन कैसे करते हैं, हम नोट्स अगर बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, तो तमाम तरीके, और पेपर को हम एग्जाम हॉल में अगर टैकल करते हैं तो कैसे करते हैं, इसके बहुत सारे वो हैं। लेकिन मेरे लिए जो स्मार्ट अप्रोच का मतलब है कि मैं कम से कम टाइम दूं और ज्यादा से ज्यादा मैं आउटपुट निकालूं, ये मेरा एक रहता है। इसमें मुझे एक किताब ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी। ये मैंने 2020 के टाइम पे पढ़ी थी। ये विजय अग्रवाल की किताब है, आप आईएएस कैसे बनेंगे। ये बेसिकली आईएएस के बारे में थी, लेकिन जो उसने एग्जाम को, जो विजय अग्रवाल सर ने एग्जाम को देखने का जो तरीका उसमें बताया है, वो मुझे काफी ज्यादा असरदार लगा। जैसे मैं मसलन एक चीज मैं आपको उसमें से बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी भी एग्जाम में एंटर करते हैं, आप पीसीएस में जाओ या कोई आरओ लोअर पीसीएस जैसे आने वाला है, आप किसी भी एग्जाम में एंटर करना जाओ, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो एग्जाम आपसे चाहता क्या है। अगर आप एग्जाम की डिमांड समझते हो तो आप खुद ही उसके लिए क्या मटेरियल होगा वो आप डिसाइड कर सकते हो। ये उतनी बड़ी चीज नहीं है। तो आप कैसे समझोगे कि ये एग्जाम हमसे चाहता क्या है? तो पहला स्टेप होता है कि आप पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। सिलेबस ऐसे आपके दिमाग में छप जाना चाहिए पूरा। और दूसरी चीज है, उसके पुराने साल के पीवाईक्यू जो है, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर आपने एनालिसिस करना है। बहुत सारे लोग पीवाईक्यू को रटने लग जाते हैं, उसमें से क्वेश्चन निकालने लग जाते हैं। क्वेश्चन निकालने से मतलब नहीं है, पीवाईक्यू को आपको उसमें से एग्जाम का एनालिसिस करना पड़ता है कि एग्जामिनर अगर इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो किस लेवल का पूछ रहा है और उसे किन टॉपिक्स में ज्यादा दिलचस्पी है, ये आपको उसमें समझना पड़ता है। तो और यहीं पर जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो यहीं पर आपसे खेलते हैं। अगर आप डायरेक्ट सिलेबस और पीवाईक्यू का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा एग्जाम आपसे क्या चाहता है। अगर आप ये समझ गए तो आप अपने लिए वो डिसाइड कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि स्मार्ट अप्रोच का मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा रोल है। अगर आप भी बहुत लंबा टाइम नहीं लगाना चाहते तैयारी में तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट अप्रोच
डेवलप करने की। जी, एक जिक्र आप कर रहे हैं पीवाईक्यू का, तो कैसे आपने मतलब जब आप पढ़ते थे पढ़ाई से पहले आपने पीवाईक्यू देखे या पढ़ने के बाद देखे, तो कैसे मतलब पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे प्रीलिम्स में या मेंस में? सबसे पहले तो जब आप एग्जाम में एंटर करने जा रहे हो तो पहला ही काम होना चाहिए कि सिलेबस और पीवाईक्यू, ये दो चीज आपके पास होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर आप एक हफ्ते तक किताब ना भी पकड़ो, लेकिन ये दो चीजें तो आपके पास कम से कम पहले होनी ही चाहिए। पीवाईक्यू, अगर जैसे आप आज के टाइम पे कोई ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है, जैसे अभी पटवारी और इनके वैकेंसी आई हुई है, तो आप कम से कम ये करो कि 2023 से जब से इनका पैटर्न थोड़ा बदला है यूपी ट्रिपल एससी का, तब से इसने जितने भी एग्जाम कराए यूपी ट्रिपल एससी ने, उन सारे एग्जाम पेपर का एनालिसिस करने की कोशिश करो। तो और दूसरी बात है, पीवाईक्यू सिर्फ स्टार्टिंग में ही मदद नहीं करते, बाद में भी मदद करते हैं, क्योंकि कई बार हम जब स्टार्टिंग में पीवाईक्यू को एनालिसिस करना शुरू करते हैं तो हम उतना हमारा माइंड डेवलप नहीं होता। फिर धीरे धीरे जब हम हमारी सब्जेक्ट में कमांड बनेगी, दोबारा भी हमें पीवाईक्यू में आके एक बार देखना चाहिए। और हर बार जब भी आज पीवाईक्यू देखो तो आपके दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए कि एग्जामिनर हमसे चाह क्या रहा है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको कहते हैं इनसाइट डेवलप होना। जब आपके अंदर, जब आप बार बार पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे तो आपके अंदर एग्जामिनर की आत्मा घुस जाएगी। वो आप मतलब आप खुद ही जज करने लग जाओगे कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जी, आपने किताब का जिक्र करा था आईएएस कैसे बने, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आज आप आरओ रैंक 1 लाए हैं, तो कहीं ना कहीं उस आईएएस कैसे बने किताब का बहुत बड़ा योगदान है आपके उसमें। हाँ, मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल करके उनका यूट्यूब चैनल भी है, AFE-IAS करके, मैं उनका काफी बड़ा फैन रहा हूँ। उनकी जो भाषा है वो ऐसी भाषा है कि वो किसी भी बच्चे को समझा देंगे। और मैं तो रिकमेंड भी करूंगा कि ये हर एक को पढ़ना चाहिए, चाहे वो ग्रुप सी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। ये किताब आपको बहुत बारीकी से हर चीज का महत्व समझाती है। तो ये इस किताब का वास्तव में मेरी स्मार्ट अप्रोच में बहुत बड़ा रोल है। जी, चलिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रीलिम्स के बताया। अब हम मेंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ग्रुप सी में अक्सर हम देखते हैं जो हमारा सिलेबस है, कॉमन सिलेबस, वही जो ग्रुप सी का सिलेबस है वही प्रीलिम्स का अक्सर सिलेबस रहता है, तो उस पर आपने बहुत अच्छा बताया। अब मेंस की बात करें, जैसे 200 नंबर की जीएस थी, तो क्या आपने अलग करा? क्योंकि आपके मेंस जीएस में जैसे मैं देख रहा था बहुत अच्छे नंबर आए हैं, उसका आपको कहीं ना कहीं जीएस में एक तरफा नंबर आने का बेनिफिट मिला है, तो कैसे आपने इतने नंबर लाए और कौन सी बुक आपने फॉलो करी मेंस के लिए जीएस में? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैंने ये गलती नहीं की कि अब मेंस आ गया तो मैं अपनी किताबें बदल दूं, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जैसे आप जो पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं, जैसे आपने परीक्षा वाणी को बेस बनाया है, पहले आप परीक्षा वाणी से पढ़ते आए हो, तो आप उसको अगर आप बदल दोगे तो जिस नई किताब के साथ आपका जो तालमेल है वो बैठाने में फिर से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप लूसेंट से तैयारी करोगे आप लूसेंट से ही करो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग इसका ये मतलब निकालेंगे कि परीक्षा वाणी से पूरा उत्तराखंड कैसे कवर हो सकता है या लूसेंट से कैसे कवर हो सकता है, ये तो मैं कहीं नहीं रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अगर आपका लेवल हार्ड होने वाला है, जैसे मुझे पता था कि मेंस में जो लेवल है वो और ज्यादा हार्ड होने वाला है, तो इसलिए मैंने जो एडवांस लेवल की बुक्स है, एडवांस लेवल की बुक्स कहने का मतलब मेरा जहां पर मैं बहुत ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व, जो मुझे एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं, मैं उन बुक्स की बात कर रहा हूं। तो वो मुझे पता था कि ये और ज्यादा मुझे करने होंगे, तो इसलिए मैंने जैसे मैं जीएस की अगर बात करूंगा तो मैंने बेसिकली लूसेंट ही पढ़ा। और मैंने जैसे बताया था घटना चक्र जीएस दृष्टि की मैंने इतिहास पढ़ी थी, घटना चक्र जीएस दृष्टि की मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, परीक्षा वाणी के लिए उत्तराखंड के लिए मैंने परीक्षा वाणी पढ़ी थी, और कंप्यूटर के लिए मैंने परीक्षा मंथन ही पढ़ी थी। और तो इसके लिए जब अब कमांड बनाने की बात है, क्योंकि इतने से काम नहीं बनेगा। जैसे अगर आपने लूसेंट से ज्योग्राफी का मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप लूसेंट ज्योग्राफी की 4-5 रीडिंग मार लेते हो तो उससे आपकी एक सब्जेक्ट में कमांड बन जाती है। लेकिन इससे इतना नहीं होता कि आप सारे नंबर ले आए, फिर उसके बाद आपको एडवांस बुक्स की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने कौन से एडवांस बुक्स का सहारा लिया? मैंने उसमें लिया सबसे ज्यादा लूसेंट ऑब्जेक्टिव। लूसेंट ऑब्जेक्टिव में से ज्योग्राफी के जितने सारे क्वेश्चन थे वो मैंने सारे निपटाए। और उसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन, जो मैंने पहले एग्जामों में नहीं देखी थी, लेकिन इस बार मैंने बहुत अच्छे से घटना चक्र पूर्वावलोकन पे कमांड बनाई। इसके अलावा महेश वर्णवाल की एक किताब आती है एनसीईआरटी वन लाइनर, वो वाली किताब मैंने देखी। और इसके अलावा यूट्यूब में भी एक चैनल का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा, रोजगार विद अंकित। इस चैनल से मतलब इसमें काफी ज्यादा एमसीक्यू लेवल पे इन्होंने बहुत काफी डेप्थ में काम किया है। ऐसे मैंने यूपी बेस्ड चैनल का काफी इस्तेमाल किया था। तो जब आप इन दोनों को लेके चलोगे, जब आप मेंस के लिए बहुत ज्यादा मतलब एडवांस मटेरियल में इस तरह का इस्तेमाल करोगे, तो इन दोनों को जब मिला के अगर आप पढ़ोगे तो आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत एक बेहतरीन कमांड बना सकते हैं। तो मैंने यही किया है। जी, किताबें आपने बहुत अपनी बता दी हैं कि अनलिमिटेड किताबें आपने पढ़ी, बार बार पढ़ी, पर जैसा आप टॉपर हैं तो शायद आपने स्मार्ट अप्रोच का भी जिक्र किया है, तो किताब को पढ़ने का तरीका क्या है? आप कैसे पढ़ते थे? जैसे मान लीजिए आप बाजार से कोई किताब लाते हैं, अब कोई घटना चक्र उठा रहा है, कैसे वो पढ़े, कैसे वो स्टार्ट करे? क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है स्टार्टिंग में, आपको ऐसा लगता है इतनी मोटी किताब है या इतने सारे एमसीक्यू है, मैं कैसे पढूं इसे और कैसे कोई स्टार्ट करे इसे?
किताबों के संबंध में 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ये है कि हमें किताबों के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। ये भी बेसिकली डॉक्टर विजय अग्रवाल की वहाँ से कोटेड है। बेसिकली ये है कि जब भी आप कोई किताब उठाते हो तो हमें एक डाउट रहता है कि यार ये किताब हमें हेल्प करेगी नहीं करेगी। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि उत्तराखंड की अगर वो तैयारी कर रहे हैं, वो BS नेगी भी लेंगे, वो परीक्षा वाणी भी लेंगे, वो राजेंद्र बलोदी की जो भी वो किताब आती है वो भी लेंगे। तो अब क्या है कि आपको एक ही कहानी को सुनाने के लिए 3 अलग अलग लोग मौजूद हैं, तो आपके अंदर कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो पहली जो चीज है, कोई एक किताब पकड़ो। चाहे मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप परीक्षा वाणी पकड़ो। अगर आपको BS नेगी ज्यादा कंफर्टेबल लगती है तो आप BS नेगी पकड़ो। राजेंद्र बलोदी ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो आप उसको पकड़ो। तो पहली बात यह है कि किताब जो है, आपको किताब के प्रति श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। और बेस के लिए जो मैं कह रहा हूं, बार बार जिस चीज को मैं जोर दे रहा हूं, बेस बुक हमेशा एक रखिए। बेस बुक के लिए अलग अलग किताबें मत रखिए। बेस बुक एक हो, छोटी से छोटी हो, और इसीलिए आप उसका बहुत ज्यादा रिविजन कर पाएंगे। बहुत ज्यादा रिविजन करना जरूरी है। जैसे अगर मैं सपोज कर कोई भी एक, मैं पॉलिटी पे कमांड बनाने का आपको तरीका बताता हूं। आपने क्या किया, लूसेंट पॉलिटी पढ़ना शुरू किया। मुश्किल से 25-30 पेज हैं होते हैं उसमें लूसेंट में। तो आपने क्या करना है, शुरुआत में उसके 5 से 6 रीडिंग मारनी है, बिना कुछ कोई MCQ लगाए कुछ किए 5-6 रीडिंग मारनी है। 5-6 रीडिंग मारने के बाद आप जाओ एडवांस लेवल पे, यानी आप सीधे क्वेश्चन करना शुरू कर दो। तो क्वेश्चन आप कर दो लूसेंट जीके से निपटा दो, जो हरी वाली कवर वाली आती है लूसेंट जीके। आप घटना चक्र पूर्वालोकन से आप क्वेश्चन ही तो निपटा रहे हो। और क्वेश्चन से निपटाने से मतलब इनसे क्वेश्चन करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आपका रिवीजन, एक एक्टिव रिवीजन भी चलता रहता है, साथ साथ में एक एक्टिव रिवीजन चलता है। इसमें सिर्फ आप एक बात ध्यान रखना, जब आप लूसेंट की जीके निपटा रहे हो या फिर घटना चक्र पूर्वालोकन कर रहे हो, तो आप उसमें से जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट कहने का मतलब जो लूसेंट की आपने, जिसमें मैं पॉलिटी का एग्जांपल दे रहा था, लूसेंट पॉलिटी में जो फैक्ट नहीं मौजूद थे, जो इन किताबों में फैक्ट मौजूद है, उनको आप नोट कर लो, उनको आप एक जगह पे नोट कर लो। तो फिर आपके पास 2 मटेरियल बच जाएंगे, एक लूसेंट पॉलिटी और दूसरा जो आपने इन तमाम किताबों से जो एक्स्ट्रा फैक्ट कलेक्ट किए हैं। तो अब इन दोनों का 2-3 बार और रिविजन कर लो, बस इतने से आपका उस सब्जेक्ट में बहुत बेहतरीन कमांड बन जाएगी। जी, बीइंग टॉपर आपने एक बात बोली कि जो बहुत अच्छी तरीके से आप बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको एक बेहतरीन टीचर हो सकते हैं। अगर आप भविष्य में अगर किसी बच्चों को गाइड कर पाए तो बहुत बेहतरीन होगा बच्चों के लिए। लेकिन आपने एक जिक्र करा कि आपने बोला कि उत्तराखंड के लिए अगर आप किताब पढ़ रहे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर मुझसे ये बहुत हजारों बच्चे सवाल पूछते हैं, क्या परीक्षा वाणी पढ़कर मेरे ग्रुप से निकल जाएगा, क्या PCS निकल जाएगा, क्या मैं 4 किताबें और ले आऊं। तो आपने ऐसा जिक्र भी किया कि आप चाहे तो परीक्षा वाणी पढ़े या चाहे तो आप BS नहीं पढ़े। बीइंग टॉपर आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उत्तराखंड के लिए ग्रुप C हो या PCS हो, कि एक अगर हमें बेस बुक हो कि इस किताब को हमें पढ़ना ही है, इसके अलावा हमें 10 किताबें पढ़नी है, तो वो एक किताब कौन सी होगी? देखो, अगर मैं PCS के लिए सलाह इसलिए भी नहीं दे सकता क्योंकि मैंने PCS का एग्जाम दिया नहीं है, लेकिन अगर मैं बाय चांस PCS में एंटर करता तो फिर भी मैं प्रेफर परीक्षा वाणी को ही करता। और मैं तो परीक्षा वाणी को ही प्रेफर करूंगा क्योंकि मैंने शुरुआत से लेकर आखिर तक मैंने वही पढ़ी है। मैंने तो और कोई किताब पढ़ी भी नहीं। BS नेगी एक बार मैंने पढ़ी थी एक्स्ट्रा फैक्ट कलेक्शन के लिए, शायद आप समझ रहे होंगे एक्स्ट्रा फैक्ट कलेक्शन का मेरा मतलब क्या है। तो मैं परीक्षा वाणी को ही रिकमेंड करूंगा, ये बहुत अच्छी किताब है। लेकिन हाँ, इतिहास में परीक्षा वाणी सफिशिएंट नहीं है, इतिहास के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। जैसे कि अब हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अजय रावत क्या हमें इतिहास के लिए पढ़नी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इतनी मोटी किताबों को, जिनको आप बार बार रिवीजन नहीं कर सकते, जो भी मैं किताब चुनता हूं तो उसमें एक चीज में कोशिश करता हूं कि क्या मैं इसका रिवीजन, मतलब मैं इसका प्रॉपर रिवीजन 5 से 7 बार 10 बार में इसका रिवीजन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे मन में पहला सवाल आता है। इसलिए मैंने हमेशा, मैं बड़ी किताबों से, लोग मेरे से कह रहे थे कि तू मेंस में एंटर हो रहा है तो तुझे बड़ी किताबें खरीदनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, जिन किताबों के साथ मैं अभी तक मैंने पढ़ा है मैं उन्हीं के साथ पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बेस अलग चीज है, एडवांस लेवल आप बढ़ा सकते हो किसी और चीज से। दूसरी चीज में एक और मिथ आपका मतलब बहुत सारे लोगों का होता है कि इस किताब से पढ़ें, उनका पहला ही क्वेश्चन ही होता है। मेरे पास भी टॉपर बनने के बाद कई सारे लोगों के कॉल आए कि कौन सी किताब पढ़ें, तो आप किताबों को मतलब खजाना समझना बंद करिए कि फला किताब पढ़ के हम एग्जाम निकाल देंगे। किताब कोई खजाना नहीं होता, आपके पढ़ने का तरीका, उस पर आप ज्यादा काम कीजिए। अगर आपके नंबर नहीं आ रही तो ये किताब का दोष नहीं है, किताब अपनी जगह पे सही काम कर रही है, उसको पढ़ने का तरीका अगर आप सुधारेंगे तो आप इंप्रूवमेंट हो सकता है। जी, उत्तराखंड के लिए आपने बता दिया। शायद जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मेरे पास बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर ये आता रहता है कि उत्तराखंड के लिए क्या किताब पढ़े, कंफ्यूजन दूर कर दिया है। यही बात अगर हम ग्रुप C वर्ग की करें, क्योंकि आप ग्रुप C वर्ग के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मिसाल है उन लोगों के लिए, तो GS का जो बहुत कंफ्यूजन रहता है, आज का पैटर्न आपको पता है, क्या एक लूसेंट सफिशिएंट किताब है ग्रुप C का? आपको नया पैटर्न पता है, कोई बच्चा लूसेंट पढ़ रहा है, सिर्फ GS की लूसेंट पढ़ी उसने, उसके बाद उसने MCQ लगा ली, जो आपने बताया ग्रीन वाली ऑब्जेक्टिव बुक आती है, इन दोनों से ग्रुप से निकल जाएगा या फिर इससे एडवांस उसे जाने की जरूरत है? अगर एडवांस जाना है तो कौन सी बुक आप रिकमेंड करेंगे?
जब आप पुराने साल के पेपरों का अध्ययन करेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि लूसेंट में कवरअप नहीं है, तो आप उनके लिए स्पेशली कुछ टॉपिक्स के लिए अलग से आप यूट्यूब में जाके कोई समरी देख सकते हैं, किसी उस चैप्टर के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। गूगल में भी आज के टाइम पे काफ़ी कुछ मिलता है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मतलब किसी अदर सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस चीज़ के लिए पूरी किताबों को बदल देना ये समझदारी नहीं है। इससे अच्छा आप ये कीजिए कि आप जो नए नए पब्लिकेशन आते रहते हैं, जैसे मैं हमेशा जब भी मैं किसी नए एग्जाम में बैठता हूं तो मैं लूसेंट हो या परीक्षावाणी हो उसका नया पब्लिकेशन खरीदता हूं हर बार, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें अपडेटेड होकर आ जाती है। जैसे परीक्षावाणी का जो वर्जन मैंने अभी पढ़ा था, जो पब्लिकेशन, वो काफी ज्यादा अपडेटेड था। तो बजाय आप किताब बदलने पर ज्यादा फोकस करने के, आप उसके नए पब्लिकेशन को प्रेफर करें। जैसा कि प्रीलिम्स का आप बता चुके हैं, तो अब हम मेंस की बात करेंगे, क्योंकि हमने सुना है हाल ही में अभी आरओ की दोबारा वैकेंसी आ सकती है। मेंस की बात करें अगर हम हिंदी और ऐसे राइटिंग की, तो उसे आपने कैसे कवर अप किया, उसके लिए अगर आप गाइडेंस दे पाए तो। हाँ, मैं इस सवाल का आंसर देने से पहले एक चीज जो छूट गई थी मैं उसको बताना चाहूंगा कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें अगर आप देखोगे, अभी लोअर पीसीएस का भी एग्जाम आने वाला है, तो वो 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं बेसिकली। जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसा पेपर आता है जहां पे कम टाइम में हमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो समझ लो कि वो टाइम मैनेजमेंट का खेल है। तो इस पे आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कमांड बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं जब पेपर में गया था तो मैं एक फॉर्मूला अपने मन से बना के गया था 90-30 का। उसका मतलब ये है कि मैंने सोचा था कि जो जीएस के 100 क्वेश्चन है उसको मैं 30 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। ये मेरी एक वो थी 30 से 35 मिनट के अंदर उसको सॉल्व करना, और जो बचे हुए रीजनिंग के क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, उसके लिए मैं 85 से 90 मिनट का टाइम देना चाह रहा था। क्योंकि मैं भी देखा जाए तो मैंने सीजीएल का पेपर नहीं दिया, मैं भी उतना रीजनिंग मेरी बहुत ज्यादा शार्प भी नहीं है, ठीक ठाक रीजनिंग है। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप लोअर पीसीएस में भी जाओगे तो 90-30 के फॉर्मूले से अगर आप करोगे तो ज्यादा आपको बेटर रहेगा। अब रही बात आपका जो सवाल था कि मैंने मेन्स में लेटर राइटिंग की और ऐसे की तैयारी कैसे की, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यार बहुत सारा मतलब हम अपने मन में हवा क्रिएट कर देते हैं। जैसे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनका मैं जिक्र कर भी चुका हूँ, वीडियो है वो सूरज बिस्टे, उनका जीएस पे काफी अच्छी कमांड है, उनके प्री में मेरे से एक आध नंबर ज्यादा भी थे, लेकिन उन्होंने मेन से नहीं दिया इस डर से कि उनको निबंध और लेटर राइटिंग में बहुत ज्यादा उनकी कमांड नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो खासकर ग्रुप सी से आते हैं उनके दिमाग में ये चीज रहती है, मतलब कि मेन से है, लिखना है तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब मन से निकाल दीजिए। मैं फ्रेश माइंड से के साथ गया था, और जैसा कि मैंने बताया भी आपको कि जब भी मैं किसी भी नए एग्जाम में जाता, नए पेपर को देखने की कोशिश करता हूं, तो पहले मैं समझना चाहता हूं कि उसकी डिमांड क्या है। तो उसकी डिमांड समझने के लिए मैंने पुराने साल के पेपरों का अध्ययन, जो पिछले लोअर पीसीएस में था और जो पुराने पेपर थे उनका मैंने अध्ययन करना शुरू किया कि किस तरह के निबंध आने की संभावना है। तो पहले मैं निबंध के बारे में बता देता हूं। जैसे जब मैंने निबंध का सिलेबस निकाला अपना, तो मैंने उस सिलेबस को और सिलेबस के साथ मैच किया। जैसे मैंने यूपी पीसीएस का सिलेबस निकाला निबंध का, तो मैंने एक उनमें सिमिलरिटी क्या है, वो डिट्टो कॉपी होते हैं अगर आप उनको देखोगे। तो मैंने कहा कि यार उत्तराखंड में तो इस तरह का जो मटेरियल है वो मिलना मुश्किल होता है, तो लेकिन यूपी में काफी मटेरियल मिल जाता है। तो मैंने यूपी पीसीएस के लिए 200 मॉडल निबंध की किताब थी दृष्टि पब्लिकेशन की, वो मैंने ऑर्डर की थी। और उसका मैंने जो उसका निबंध था, क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे, मैंने शायद दो महीने मैंने निबंध को दिए थे, 2 महीने निबंध और लेटर राइटिंग को। मेरी जितनी भी तैयारी रही मेंस की, वो लास्ट के 3-4 महीने, पेपर से 3-4 महीने पहले की ही तैयारी रही है। तो मैंने ये 2-2.5 महीने जो मैंने मेंस के उसके लिए दिए, उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकता था। तो मैंने कोशिश की कि मैं मॉडलिंग करूं। मॉडलिंग कहने का मतलब है कि जिस तरह के निबंध वहां पे लिखे गए हैं उसी तरह का निबंध, उसका पैटर्न समझने की कोशिश करूं और उसको अपने उसमें उतारने की कोशिश करूं। जैसे कि जो निबंध की डिमांड थी कि आपको ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन खोलने हैं, वो मैंने कोशिश की मैं ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन खोलूं और अपने जो भी हम बात कर रहे हैं उसको तथ्यात्मक आधार दो। तो मैंने तथ्य जुटाने शुरू किए, जो भी मतलब एक उस तरह का था। और दूसरी बात है लेटर राइटिंग की। अब लेटर राइटिंग में 6 तरह के हमारे लेटर थे, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय गाप और परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी। ये 7 प्रकार के हमारे टोटल लेटर थे। इसमें से एक एस कुमार करके एक सर हैं, उनकी यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट पड़ी है पूरी, जिसमें उन्होंने सारे लेटर बहुत अच्छे से बता रखे हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था और मेरा एक आदत है कि मैं बस एक चीज अगर मुझे मिल गया तो फिर मैं उसी को भगवान बना लेता हूं, मैं अदर जगह देखता भी नहीं हूं। तो मैंने उस एस कुमार की बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लेटर राइटिंग यूट्यूब में ही बताई हुई है, तो मैंने उन्हीं के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश की। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन की एक किताब है, जिसमें यूपी पीसीएस में आरओ के जो पुराने जो निबंध के पेपर थे उनको उसमें कॉपी, लेटर राइटिंग के जो पेपर थे उनसे मैंने प्रैक्टिस की।
तो बेसिकली, और जो इसमें इंग्लिश वाला एक आता है कि वर्ड आते हैं इंग्लिश से हिंदी में और इंग्लिश जो शासकीय शब्दावली होती है, उसके लिए भी मैंने यही किताब आदित्य पब्लिकेशन वाली किताब को फॉलो किया था। और एक अनसीन पैसेज आता है, अनसीन पैसेज तो हम शुरुआत से ही करते आए हैं, तो उसके लिए मुझे इतना ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। जी, ये सब तो आपने बता दिया और उम्मीद करता हूँ कि जितने हमारे व्यूवर्स होंगे उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी गाइडेंस मिली होगी अगर आप अपकमिंग आरओ की तैयारी करते हैं, क्योंकि भविष्य में ऐसा है, आज नहीं तो आज से 1 साल बाद 2 साल बाद आरओ की तैयारी आएगी और आप टॉपर से गाइडेंस लेकर उस चीज को इम्प्लीमेंट कर आरओ की तैयारी कर सकते हैं। आपने बहुत सारी चीजों का सरलता से आंसर दिया और आप स्मार्ट अप्रोच कर फॉलो करते हैं। एक चीज जो बच्चों का प्रश्न है कि उन्हें रिविजन करना नहीं आता है, रिविजन कैसे करें या आप कैसे करते थे रिविजन? हाँ, रिवीजन में आपको जो चीज ध्यान में रखने वाली बात है, रिवीजन में कभी आपको प्रॉक्सिमिटी का ख्याल रखना है कि आपको कम से कम टाइम में रिवीजन करना है। जैसे सपोज करो कि आपने कोई सब्जेक्ट उठाया, पॉलिटी ही पकड़ के चलो, आपने पॉलिटी पे कमांड बनाना चाहते हो, तो आप क्या करो कि जैसे आज आपने एक बार पॉलिटी पूरा पढ़ लिया, 2 या 3 दिन जितने भी आपको लगे, फिर कोशिश करो कि 24 घंटे बाद उसको दोबारा पढ़ो, फिर कोशिश करो कि 1-2 दिन बाद उसको दोबारा पढ़ो। तो आपको करना है कि शुरुआत के ही 7-8 दिन में उसी के 4-5 रिवीजन कर दो, आप 4-5 रीडिंग मार दो। इससे अगर आपने इसका उल्टा किया तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपने आज एक रिवीजन किया, एक रीडिंग की और उसके 20 दिन बाद आप कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपके दिमाग से सब चला जाएगा। तो रिवीजन में सबसे ज्यादा आप कोशिश करो कि ये आपको लगातार करना है, कि कम अंतराल में करना है। दूसरी जो चीज इसमें रिवीजन में ध्यान रखने वाली बात है, 2 तरह के रिवीजन होते हैं, एक एक्टिव रिवीजन, एक पैसिव रिवीजन। एक्टिव रिवीजन का मतलब ये है कि जहां पर आपको दिमाग में जोर डालना पड़े, और पैसिव रिवीजन का मतलब है जो कि आप खाली एक मतलब पढ़ लेते हो, जिसमें आपको जैसे कि कोई चैप्टर की रीडिंग कर रहे होते हो, तो वो पैसिव रिवीडिंग है, उस पर आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। तो एक्टिव रिवीजन जितना आप करोगे तो उससे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। एक्टिव रिवीजन करने का बेटर तरीका है कि आप एमसीक्यू लगाओ, जितने ज्यादा एमसीक्यू लगाओगे, लूसेंट से लगाओ और इधर से लगाओ, तो आपका रिवीजन भी तो हो रहा है साथ साथ में। और दूसरी बात, जो आपने ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट कलेक्ट किए हुए हैं उनको आप 1 लाइनर फॉर्म में नोट करो। जैसे नोट्स बनाने के बारे में जो रहता है, मैंने तो नोट्स कभी बनाए नहीं वैसे बहुत ज्यादा, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट को ही कलेक्ट करता था। तो जब एक्स्ट्रा फैक्ट आप कलेक्ट करो तो उनको 1 लाइनर फॉर्म में नोट करो, और जब आप उनको रिवाइज कर रहे हो, जब उनको याद कर रहे हो, तो आप आंसर छुपा के पढ़ो, मतलब आंसर को छुपा के क्वेश्चन को, ताकि आपको दिमाग में जोर डले। तो ये एक रिवीजन के लिए आपका माइंडसेट होना चाहिए। जी, वैसे तो आपको देखकर या आपकी बातों को देखकर लगता नहीं है कि आप कभी डिमोटिवेट हुए होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि अब आप उनको जब पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, काफी समय हो गया पेपर नहीं निकल रहा है, आप कभी डिमोटिवेट होते थे तो कैसे मोटिवेट होते थे, या कोई डिमोटिवेट हो रहा है तो कैसे वो मोटिवेशन ले पढ़ने का दोबारा? जैसे मोटिवेशन और डिमोटिवेशन है एक चीज, और दूसरी चीज है थकान लगना। जैसे मेरे साथ जो ज्यादा चीज होती थी कि मैं बीच में, जैसे अगर मैं हफ्ते में पढ़ रहा हूँ तो एक दिन 4-5 दिन मैं पढ़ रहा हूँ और 1-2 दिन मेरा थकान मुझे लगती थी, तो मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, और मैं जबरदस्ती मन पे बोझ भी नहीं डालता था। मुझे मूवी देखने का काफी शौक है, यूट्यूब पे मैं पॉडकास्ट वगैरह देखने का शौक रखता हूँ, तो मैं वो चीजें करके अपना मन बहला देता था, मैं कोई दबाव नहीं डालता था अपने मन पे। लेकिन जहां तक दबाव डिमोटिवेशन की बात है, तो उनमें मुझे लगता है कि 2 चीजें ऐसा हो सकता है कि जिस वजह से आपको डिमोटिवेट हो रहे हो। एक तो नंबर 1 बात है, जो आपने चुना है, जिस भी एग्जाम में बैठने का आपने चुना है, वो आपका अपना फैसला ना हो। इस बारे में आप थोड़ा अपने आप से पूछिए कि वो आपका अपना फैसला है या नहीं है। क्योंकि अगर आप दूसरों के, आप अपने पड़ोसियों को देख के, या फिर आप माँ बाप के दबाव में, या अपने दोस्तों को देख के कोई किसी एग्जाम में बैठने की कोशिश करोगे, तो आप जरूरी उसमें पिछड़ जाओगे। तो इसलिए कोशिश करो कि आप खुद डिसाइड करो कि मुझे इस एग्जाम में बैठना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है, आपको डिमोटिवेशन, आपको थकान लग सकती है लेकिन एक डिमोटिवेशन नहीं आएगा, आपको अंदर से खुद क्लियरिटी आएगी। तो दूसरी चीज जो प्रेशर में मैंने फील की, जो लोग प्रेशर फील करते हैं, मैंने एक मतलब मेरा शुरुआत से ही जिन एग्जाम में बैठा हूं, मेरा एक तरीका रहा है कि मैंने कभी, जो गीता में कहा गया ना कि फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा मतलब एक प्रैक्टिकल वे में इसको अप्लाई करने की कोशिश की है। मैंने आज तक कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इस एग्जाम में निकल के, मतलब मैं निकलूंगा या नहीं निकलूंगा। फिर मुझे बहुत सारे एग्जामों में निकलने के बाद पता लगता है कि इसमें ये फैसिलिटी रहती है, ये इसका लेवल रहता है, ये वो रहता है, मैं कभी उस बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता। आप जितना ज्यादा आउटकम के साथ अटैच्ड हो जाओगे, उतना ज्यादा क्या होगा कि अगर आपका वो एग्जाम नहीं निकलता तो आप बहुत बुरी तरीके से टूट जाओगे। तो आप कोशिश करो कि उसके साथ अटैच नहीं रहो। लेकिन मैं किस चीज के साथ अटैच रहता था, मैंने हमेशा कोशिश की, जिस भी एग्जाम में बैठता हूं, मैं हमेशा उसको आंकड़ों का नंबर गेम, मेरे लिए वो सिर्फ एक नंबर गेम रहता है। नंबर गेम कहने का मतलब है, जब भी मैं किसी एग्जाम, जैसे अगर मैं 100 नंबर के किसी एग्जाम में बैठ रहा हूं, तो मैं सोचता हूं कि मुझे 75 से 80 का स्कोर करना है। ये मेरे दिमाग में रहता है बहुत क्लियर। मैं और चीजें नहीं सोचता कि इसके बाद मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। यहां पर भी जब मैं आरओ के पेपर में, मेंस में बैठा हुआ था, तो मेरे दिमाग में ये था कि 400 नंबर का पेपर है,
तो 280 तक मुझे लग रहा था कि मेरिट जाएगी, तो मैंने सोचा था कि मैं 300 नंबर लाऊंगा। हालांकि वो बात अलग है कि 265 में ही मैं टॉपर बन गया, पर मेरी कोशिश हमेशा रहती कि नंबर गेम में। तो इसीलिए, और इससे एक मुझे बहुत बड़ा फायदा ये मिलता है कि जब भी मैं किसी एग्जाम में एक आध नंबर से रह भी जाता हूं, तो मुझे टाइम ही नहीं लगता उठने में, मुझे कोई मलाल नहीं होता उसका बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने आउटकम के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट की ही नहीं। तो ये आप अगर ऐसी चीजें करोगे तो आप ज्यादा प्रेशर फील नहीं करोगे। जी, क्योंकि आप टॉपर हैं और आपके ओपिनियन हमारे लिए मैटर करते हैं, काफ़ी उच्च विचार आपके हैं और काफ़ी किताबें आपने पढ़ी है, तो एक चीज़ हम भी आपसे पूछना चाहेंगे, जो माई टॉक शो है इसके बारे में एज अ टॉपर आपकी क्या थिंकिंग है, आप किस तरीके से इसे देखते हैं इस शो को? माई टॉक शो के बारे में सबसे पहले मेरी एक सिस्टर है रजनी, उसने बताया था। तो और मैं शुरुआत से ही मैं ये मानता हूँ, जैसे मैंने कहा था कि स्मार्ट अप्रोच, मैंने विजय अग्रवाल की सर की किताब के बारे में बताया था, तो वैसे ही मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते वो ज्यादा से ज्यादा टॉपर्स के इंटरव्यू देखें, जैसे आप मेरा भी देख रहे हैं अभी, तो इनके अप्रोच से आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। बस देखने से भर से बात नहीं है। तो टॉक माई शो में जब मैंने जितने भी माई टॉक शो में मैंने जितने भी इंटरव्यू वगैरह देखे हुए हैं, तो उनमें मतलब उनके उसमें गजब की क्लैरिटी थी, और मैंने कोशिश की कि मतलब मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैंने वहां से भी सीखी, और आप भी कोशिश करो। तो मैं माई टॉक शो के बारे में आपको कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा आपकी बहुत अच्छी मुहिम है, आप सच में बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हो बच्चों जी। और जो पहाड़ में अंतिम डूरी उमराली जी के मैसेज अगर तुम देना चाहो वो भाषा में, क्योंकि अब तुम पहाड़ में रही, जैसे तुमने बताया वो शिक्षा पहाड़ में करी, और वो जो प्राथमिक पहाड़ में करी, कॉलेज में पहाड़ में करो, और आज ये जो प्रदेश से वो ठुल ऑफिस वहाँ पहुंच रहा था, तो वहाँ पहुंचने बाद तुम्हारे एक नई नाली जी के मैसेज रहा। देखो, मैं तो ये कहना चाहूँ कि जब मैं तुमको एग्जाम में आला, तो जो मैंने पहले बताया कि ज्यादा ख्याली खाया है तुम्हारा दादा का है या फिर तुम्हारा दोस्त तुम उनका दबाव देनी तय पहले एग्जाम को सेलेक्ट न करो, आप हिसाब चुनो कि ये मेरी स्ट्रेंथ किसे, मेरे वीकनेस किसे, तय बार में आप जो कमी है वो हिसाब कोई एग्जाम को चुनो। और एग्जाम में तुम उनका निकालना कोई टफ चीज ना, तुम उनको बहुत से मैच निकाल, मतलब जो उन्हें पूरा पाषाण काल का लग रही है तैयारी करनी है, उल्ला निकाल तुम लोगों कॉल की भाई ये ग्रंथ पढ़ो, ये किताब पढ़ो, तय को छोड़ने की जरूरत ना। किताब जो मैंने तुमको बताई वो मैंने अप्लाई करके मैंने एक एग्जाम ना 2 एग्जाम निकाल रखी। चलो थोड़ा जनरल बॉयज में होगा, थोड़ा नुकसान ना हो, लेकिन अगर तुम सही ढंग से तैयारी कर ला तो तुमको बहुत ज्यादा टाइम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम देना जरूरत ना, तुम बहुत जल्दी निकाल सकते हो एग्जाम को, बस के ना। और बकाये और आज ए टाइम में एक चीज में तुमको बता दी हूँ, जब मैं रेलवे में जॉब कर थी, तो रेलवे में किसी की वहाँ मेरे का बिहार काम कर छी, हरियाणा काम कर छी, तो उन्हें स्टेट में कभी नौकरी नहीं हुई, मतलब 6 साल में। तो यहाँ किसी की हर साल हम नौकरी होनी, लगातार एग्जाम कर फुर्सत ना, तो तुम्हारे पास बहुत फुल अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम सरकारी नौकरी में होना तैयारी, तो कमर कसबे आओ और कोशिश करो कि एक भी साल में बिल्कुल सब्जेक्ट में कमांड करा खत्म करो बन गए। तो ये पाप ना आओ और तैयारी करो, तो इसकी करना। जी, एक और प्रश्न है, जैसे हमारे बीच काफी स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि एग्जाम हॉल के अंदर जो प्रेशर रहता है, कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमें ज्ञान होता है बाहर, मॉक टेस्ट में हम लोग अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर जाते ही जो प्रेशर आता है उसके बाद हम पेपर में ब्लंडर करके आ जाते हैं, उससे कैसे हम लोग वो करें? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं चाह रहा था कि मैं इस सवाल का जवाब दूं। देखो, मैंने शुरुआत से ही मेरा जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, मुझे अलग किताबें पढ़ने, कोर्स के अलावा भी किताबें पढ़ने का शौक रहा है, तो मैंने स्पिरिचुअल और फिलोसफी उस तरह की मैंने किताबें काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हैं। तो मैं इस चीज़ को मैंने कभी हल्के में नहीं लिया कि आप एग्जाम हॉल में किस तरह के दे। मैं 2021 से मैं जिस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इससे पहले रेलवे में भी जब भी निकला था, तो मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है कि मैं पेपर एग्जाम हॉल के बाहर कैसा भी फील कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम हॉल में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। तो जब मैं एग्जाम हॉल में जाता हूँ, तो मेरी वहाँ जाने की प्रोसेस 2-4 दिन पहले से ही हो जाती है। जैसे सपोज करो मेरा संडे को पेपर पड़ रहा है, तो फिर मैं 2-3 दिन पहले से ही सिर्फ रिवीजन पे फोकस करता हूँ, कुछ नई चीजें पढ़ने से बचता हूँ। पेपर से एक दिन पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आराम से 8-7-8 घंटे की जो नींद है वो मैं पूरी लूँ, उसमें मुझे कोई वो नहीं होना चाहिए। और एग्जाम हॉल में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सके एग्जाम हॉल में चला जाऊँ और कोई किताब लेके नहीं जाऊँ। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, जब मैं मेंस का पेपर देने भी गया था, वहाँ सारे लोग किताबें लेके लास्ट टाइम तक पढ़ने गया था। तो आप ऐसी बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि जो आपने पिछले 6 महीने में 1 साल में नहीं किया, वो आप आधे घंटे में क्या ही कर लोगे, 2-3 मिनट में जो भी है वो तो कुछ होने से रहा। लेकिन हाँ, उसका उल्टा रिएक्ट होता है। तो आप पेपर एग्जाम हॉल में जल्दी जाओ, और एग्जाम हॉल में जब आप जाओ तो कोशिश करो कि थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने की। सिर्फ एक ही मंत्र है कि आप अपने मन को जितना ज्यादा शांत करोगे, जितना ज्यादा अपने मन को शांत करोगे, उतनी ज्यादा आपकी स्मरण शक्ति आपका साथ देगी। अगर आप घबराहट में रहोगे,
तो घबराहट वगैरह जो रहेगी तो फिर आप वहां पे गलत करके आओगे। एक चीज और आप कर सकते हो, जब भी आप एग्जाम मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके ऑप्शन ना देखें, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन मत देखें। क्योंकि जो कहते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो भी हमने पढ़ा होता है वो सब कुछ उसके अंदर भरा रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें एकदम से चीजें याद नहीं आती, थोड़ा टाइम लेके आती है। तो जब भी आप फर्स्ट रीडिंग मार रहे हो पूरे एग्जाम हॉल की, 2-3 आपको कोशिश करना चाहिए कि 2 राउंड जरूर मारे पेपर का। जो आप पहले राउंड में जा रहे हो तो बिना ऑप्शन देखे जाओ, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, अपने एग्जाम पे अपने दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या है। तो इस तरह की जो आप तमाम स्ट्रेटजी करोगे तो इसका आपको एग्जाम हॉल में बहुत फायदा मिलेगा। एक और चीज आपने भी इसमें जिक्र किया था कि आप नोट्स नहीं बनाते, वन लाइनर पे आपने बोला कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाता है, वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो नोट्स बनाने का क्या तरीका है और आप कैसे नोट्स बनाते थे? जैसे जो लोग ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, ये मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जो कि रिटर्न वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो ग्रुप सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये बात समझनी होगी कि आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं वहां फैक्ट का खेल है, आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप वहां पे उस तरह के नोट्स, जैसे आपने परीक्षा वाणी पढ़ी और फिर आप उसको आप समराइज करने लगे, तो ये बेवकूफी का काम है, ये मत करो। आप इसके अलावा जो चीज कर सकते हैं कि जैसा मैंने कहा था कि मैंने बेसबुक के लिए परीक्षा वाणी पढ़ी, उसके बाद मैंने जैसे यूट्यूब से करता हूं तो वहां से मुझे बहुत सारी नई बातें लगेंगी। जब मैं लूसेंट पढ़ता हूं, लूसेंट का जीके वाला करता हूं या फिर मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन करता हूं, वहां से मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं। तो मैं उनको कलेक्ट करना ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी है बजाय नोट्स बनाने के। इससे आपको टाइम भी लगता है। दूसरी बात, अगर आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट कलेक्शन अगर आप कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि सिर्फ एक ही कॉपी हो। एक कॉपी लो, आप बड़ी कॉपी लो 300-400 पेज की। अगर आप बार बार अलग अलग कॉपियां करोगे तो आप उनको पता नहीं कहां कहां बिखरा के रखोगे, आप उनको आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। एक ही कॉपी में बहुत सारे सेक्शन बना दो, उत्तराखंड का अलग, परीक्षा वाणी का अलग, हर चीज का मतलब जिस तरह का आप सेक्शन बनाना चाहते हो। तो फिर उनको आप वहां पे वन लाइनर फॉर्म में जो एक्स्ट्रा फैक्ट कलेक्ट कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपके टाइम की भी बचत होगी और आप बहुत ज्यादा लोगों से आगे बढ़ पाओगे। एक और चीज, मॉक टेस्ट आपने बताया कि आपने लगाए थे, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है मॉक टेस्ट का और क्या फायदा मिलता है मॉक टेस्ट लगाने से? देखो, मॉक टेस्ट एक बहुत जरूरी चीज है। मैंने ऐसा देखा है कि जैसे आपका जो व्यूअर है अगर गांव घर के बच्चे हैं तो फिर वो इस चीज को अवॉइड करते हैं कि मॉक टेस्ट ना देना पड़े, बस एग्जाम। उनका क्या रहता है कि वो साल में 2 अगर फॉर्म उन्होंने भरे हैं तो वो 2 ही पेपर दे पाते हैं एग्जाम हॉल में बैठ के। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर आपको और ज्यादा एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, और ज्यादा एग्जाम देने का मतलब है उसी टाइप के एग्जाम और ज्यादा देने का मौका मिल रहा है, तो आप दो, क्योंकि इससे आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी कि पेपर को टैकल करने की आपकी क्षमता बढ़ेंगी। तो मॉक टेस्ट के लिए आप कोशिश करो कि आप जो पेपर से कम 1 महीना पहले आप कम से कम, ज्यादा नहीं तो 5 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। 5 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट लगाते वक्त एक काम आप करें कि एक कॉपी भी साइड में रखें। वहां पर आप जो क्वेश्चन आपने गलत किए हुए हैं या जिन क्वेश्चनों में आप फंसे हैं, तो उनके टॉपिक्स को नोट करो, क्वेश्चन को नहीं, उनके टॉपिक्स को नोट करो कि ये कौन कौन से टॉपिक हैं जिनमें मैं कमजोर हूं। तो इसका मतलब आपने सब्जेक्ट पे तो कमांड बना ली, लेकिन ये टॉपिक्स आपके रह गए। तो इन टॉपिक्स को अलग से जाके आप यूट्यूब से या जो आपके अदर सोर्सेज है वहां से इन टॉपिक्स को तैयार करो। तो इससे क्या होगा कि आप गलतियां, जो जिन चीजों में आप नंबर गंवाने वाले थे उन पे आप नंबर नहीं गंवाओगे। जी, तो ये टॉपर अपनी जो जितने स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं बहुत मददगार साबित होती है। जैसे कि आप पूर्व में हमसे कहते रहते हैं, नीचे कमेंट्स बॉक्स भर देते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से वीडियो हर उस जरूरतमंद एस्पिरेंट्स तक जाएगा जो कहीं ना कहीं भटक रहा है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो परेशान है, डिमोटिवेट है। तो उसे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, सही दिशा में तैयारी कर रहा हूँ और एक दिन जरूर मेरा सिलेक्शन होगा और मैं भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर आप लोगों के बीच में अपना अनुभव साझा करूंगा। तो टॉपर को आपने सुना कि कितने सहज तरीके से उन्होंने आपके हर एक चीज का जवाब दिया। तो इसी तरीके से हम आशा करेंगे कि अगली बार कभी हम इंटरव्यू कर रहे हो तो आप यहाँ पर बैठे हो और आप जो टॉपर हैं इनकी बातों से इतना मोटिवेट हो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिले। अगर आप नहीं कर रहे, पहली बार सुन रहे हैं, तो आपको इतना अंदर से एनर्जी और पॉजिटिव फील हो कि आप भी आज से तैयारी करना शुरू करें। कोई भी सवाल जवाब आपके रहते हैं तो आप माई टॉक शो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। माई टॉक शो के पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए टॉपर के साथ। धन्यवाद।